हे गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ब्लेड ऑफ डॉन का एपिसोड 4। उससे पहले अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे तो वो भी जाके आप देख सकते हैं, चैनल में मिल जाएंगे आपको। फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा था, हेदी, रेबेका, लॉर्ड एंसेस्टर और एम्बर ये सारे जो है डार्क माउंटेन्स की तरफ जा रहे होते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी कुछ ऐसे ही होती है, जहां पर हमें एम्बर दिखाई जाती है जो कि पूरे एरिया को चेक कर रही होती है कि कहीं कोई मॉन्स्टर तो नहीं है। उसके बाद वो कार्ड पे पहुंच जाती है जिसमें लॉर्ड एंसेस्टर, हेदी और रेबेका रहते हैं और वो डार्क माउंटेन्स की तरफ जा रहे होते हैं। एम्बर उन्हें बताती है यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, पूरा एरिया साफ है, यहाँ केवल ब्लैक माउंटेन्स और ब्लैक ट्रीज है। लॉर्ड एंसेस्टर बोलते हैं और क्लाइमेट कैसा है यहाँ का, जिस पर एम्बर बोलती है कि यहाँ की जो लैंड है वो भी ब्लैक है, यहाँ की जो विंड है वो भी ब्लैक है, क्योंकि एक ब्लैक माउंटेन है, यहाँ हर एक चीज ब्लैक है। जिस पर लॉर्ड एंसेस्टर बोलते हैं मुझे तुम्हें क्लाइमेट की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भेजना है नीचे। थोड़ी देर के बाद रेबेका पूछती है कि क्या हम सच में यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। जब लॉर्ड एंसेस्टर राजा से ये लैंड मांग रहे होते तो राजा भी उनको बहुत ऑब्जेक्शन करते कि ये जो लैंड है ये मॉन्स्टर के एरिया से बहुत सामने है और तुम्हें इसमें बहुत दिक्कत आ सकती है। लेकिन लॉर्ड एंसेस्टर ने लैंड इसलिए ली थी क्योंकि ये जो लैंड थी वो पूरी खाली थी एंड वो कोई भी काम को इसमें आराम से कर सकते थे और ऐसी लैंड उन्हें डार्क माउंटेन्स के अलावा और कहीं नहीं मिलती। लॉर्ड एंसेस्टर उन्हें समझाते हैं कि कोई भी लैंड तब तक बेकार है जब तक कोई इसमें रहता नहीं है। ये जो डार्क माउंटेन है, यहाँ जंगल भी है, यहाँ पानी को हम कंजर्व भी कर सकते हैं और भी जो भी चीजें रिक्वायरमेंट है वो यहाँ अवेलेबल है। डेवलपमेंट के लिए इससे अच्छी लैंड हमें कहीं और नहीं मिल सकती। पर एक बात याद रखना, हम केवल नए घर ही नहीं बनाएंगे, हमें एक पूरा साम्राज्य बनाना है। उसके बाद वो डार्क माउंटेन्स में पहुंच जाते हैं। जैसे वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचते, बायरन लॉर्ड एंसेस्टर से बोलते हैं कि हम यहाँ पर इस लैंड पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लॉर्ड एंसेस्टर बोलते हैं जो भी चीजें हम अपने साथ लाए हैं उसकी हेल्प से हम कुछ टाइम तक तो यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे आगे। यहाँ पर कैंप लगाओ और लोगों को बुलाओ काम करने के लिए। उसके बाद लॉर्ड एंसेस्टर उन्हें 3 पॉइंट समझाते। पहला पॉइंट है इकट्ठा करना, दूसरा पॉइंट है कोलैबोरेशन करना और तीसरा पॉइंट है पेशेंस रखना। उसके बाद वो समझाते हैं कि मैं हर एक बंदे को उनका काम दूंगा। उसके बाद वो फिलिप को बोलते हैं कि यहाँ जो भी लोग काम कर रहे हैं तुम उनको लीड करोगे। अगर तुम्हें अमीर बनना है, अगर तुम्हें इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो तुम्हें ये जो भी पेड़ है इनको काटना पड़ेगा। दूसरा काम वो देते हैं हेदी को, जो भी कटी हुई लकड़ियां हैं उनको वहां से तंजानिया में पहुंचाना। वो हेदी को बताते हैं ये जो रिवर चल रही है यहाँ पर बैशू रिवर, ये तंजानिया से होते हुए जाती है। तंजानिया में लकड़ियों की कमी है और हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, तो तुम लकड़ियों को रिसोर्सेज के बदले एक्सचेंज करोगी। उसके बाद वो एम्बर को बोलते हैं कि तुम्हें इन लकड़ियों पे नजर रखनी है, लकड़ियां कहीं इधर उधर तो नहीं जा रही है, ये देखने का काम तुम्हारा है। और साथ में तुम रास्तों पे भी नजर रखोगी जिस रास्ते से होते हुए ये लकड़ियां जा रही है। एम्बर को एक काम पसंद नहीं होता लेकिन उसे ये काम करना पड़ता है पैसों के लिए। फिर अगला दिन आ जाता है और फिलिप अपना काम कर रहा होता है। जो लॉर्ड एंसेस्टर होते हैं वो भी अपने ऑफिस में अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो अपनी रिंग से मिथ्रिल बॉक्स को निकालते हैं। जैसे वो उस मिथ्रिल बॉक्स को खोलते हैं उसमें से एक डायमंड उन्हें दिखाई देता है। जैसे वो उस डायमंड को टच करते हैं उन्हें एक बहुत बड़े दरवाजे की झलक दिखाई देती है। वो दरवाजा एक्चुअली में एक खजाने का दरवाजा होता है। उसके बाद वो उस डायमंड को प्रेस करते हैं और उन्हें सेम वही सैटेलाइट दिखाई देती है जो कि एपिसोड 1 में ब्लास्ट हो गई थी। तब उन्हें पता चलता है कि जो मिथ्रिल बॉक्स है वो अभी भी उस सैटेलाइट से कनेक्टेड है। उसके बाद वो उस बॉक्स को दोबारा से स्टोर कर लेते हैं अपनी रिंग के अंदर। उसके बाद जैसे ही बाहर जाते हैं वो फिलिप को बुलाते हैं और फिलिप से पूछते हैं कि जो काम है वो कैसे चल रहा है। उसके बाद फिलिप उनसे बोलते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं और जो यहाँ पर फॉरेस्ट है वहां भी बहुत सारा हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं। उसके बाद लॉर्ड एंसेस्टर उससे बोलते हैं कि हमें कैंप्स को एक्सटेंड करना होगा। उसके बाद वो उसी खजाने के दरवाजे के सामने आ जाते हैं जो कि लॉर्ड एंसेस्टर ने कुछ झलक देखी थी जिसकी। वहां पर एम्बर उस दरवाजे को अपने इंस्ट्रूमेंट से खोलने की कोशिश कर रही होती है, जिस पर लॉर्ड एंसेस्टर बोलते हैं ये तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट से नहीं खोलेगा। उसके बाद लॉर्ड एंसेस्टर उन्हें बोलते हैं कि ये एरिया डेमोन्स के एरिया के बहुत सामने है, इसलिए और लोगों को इस खजाने के बारे में कुछ नहीं पता मेरे अलावा। लॉर्ड एंसेस्टर के पास उस दरवाजे की चाबी होती है और वो उस दरवाजे को खोल देते हैं। उस दरवाजे को खुलने के बाद सब उस दरवाजे के अंदर घुसते हैं और लॉर्ड एंसेस्टर रेबेका को आग जलाने के लिए बोलते हैं। अंदर जाते हुए अचानक से उन्हें एक बॉडी दिखाई देती है जिसे देखकर रेबेका बहुत डर जाती है। उसके बाद उन्हें पता चलता है वो जो बंदा था वो एक सोल्जर था जो कि 16 स्क्वाड्रन का था और उसका नाम था कोल। लॉर्ड एंसेस्टर उन्हें बताते हैं जो 16 स्क्वाड्रन थी वो इस एरिया को डेमोन्स से बचाती थी। उसके बाद बायरन लॉर्ड एंसेस्टर को बोलता है, ये सब देख के ऐसा लगता है कि ये गेंडोर एरा से भी पहले का सीन है। उसके बाद वो खजाने के दरवाजे खुलते हैं और वहां पर बहुत सारा खजाना रखा रहता है और जिसे देख के एम्बर बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद बायरन एक ऐसे संदूक को खोलता है जिसमें हाईटेक वेपन रखे रहते हैं। उसके बाद बायरन लॉर्ड एंसेस्टर को बोलता है कि इन हथियारों की हेल्प से हम एक पूरी आर्मी बना सकते हैं। उसके बाद लॉर्ड एंसेस्टर बोलते हैं कि ये हथियार हमें एक नया कैसल बनाने में हेल्प करेंगे। उसके बाद लॉर्ड एंसेस्टर बोलते हैं कि तुम पहले ये चेक करो कि इसमें कितने हथियार है, उसके बाद हम सोल्जर बनाएंगे। उसके बाद एम्बर एक कैंडल होल्डर को पकड़ लेती है जिससे एक रोशनी निकलती है जिससे लॉर्ड एंसेस्टर एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। उस अलग दुनिया में लॉर्ड एंसेस्टर पे 2 सैनिक आकर हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हेदी जो है कैसे नेगोशिएट कर रही है राजा के साथ। वहां पर राजा हेदी से बोलते रहते हैं कि इस साल की फसल अच्छी नहीं हुई और वो हेदी से पैसे बढ़ाने की बात करता है, जिस पर हेदी बहुत गुस्सा हो जाती है और राजा पे हमला कर देती है। थोड़ी देर के बाद उसे राजा को देखकर दया आ जाती है और वो बोलते हैं कि मुझे लॉर्ड एंसेस्टर से बात करनी होगी और वो लॉर्ड एंसेस्टर को
कॉल करती है। वहां पर वो दूसरी दुनिया में लॉर्ड एंसेस्टर पे दोनों सैनिक लगातार हमला करते रहते हैं। एक सैनिक कभी गायब हो जाता है तो दूसरा सैनिक कभी गायब होके वापस आ जाता है और लॉर्ड एंसेस्टर पे हमला कर देता है। लॉर्ड एंसेस्टर कई बार एम्बर को बोलने की कोशिश भी करते कि वो जो कैंडल होल्डर है उसमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन एम्बर उसने नहीं सुन पाती क्योंकि एम्बर और लॉर्ड एंसेस्टर की दुनिया ही अलग अलग होती है। लॉर्ड एंसेस्टर दूसरी दुनिया में भले ही फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअल दुनिया में एक स्टैचू की तरह खड़े होते हैं। थोड़ी देर के बाद बड़ी मुश्किल से उन दोनों सैनिकों को मारने के बाद वो दोबारा से एक और मेमोरी में चले जाते हैं, जो कि 700 साल पहले की मेमोरी होती है जब मॉन्स्टर्स गैंडोर पे हमला कर देते हैं। बहुत सारे सैनिक उसी खजाने की तरफ दौड़ रहे होते हैं जहां पर वो सब अभी थे। उस मेमोरी में एक सैनिक लॉर्ड एंसेस्टर को बोलता है कि जो कोल है उसने हमें बुलाया है कि मॉन्स्टर्स से हमला कर चुका है। अब ये जो कोल होता है ये वही मरा हुआ सोल्जर रहता है जो कि उस खजाने की जगह में मरा हुआ रहता है। जैसे वो खजाने के दरवाजे के सामने आते हैं, वो दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, वहां से एक रोशनी आते ही दिखाई देती है और एक आवाज सुनाई देती है कि इंसान भगवान को डिसोबे नहीं करेगा। इसी के साथ लॉर्ड एंसेस्टर अपनी एक्चुअल दुनिया में वापस आ जाते हैं, जहां पर हैदी का उन्हें कॉल भी आता रहता है। जैसे ही वो उस एक्चुअल दुनिया में वापस आते हैं, वो उस कैंडल होल्डर को काट देते हैं, जिस पर एम्बर बहुत गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो हैदी का कॉल उठाते और हैदी उन्हें एंड्रयू के बारे में बताती है कि एंड्रयू उनसे प्राइस बढ़ाने के लिए बोल रहा है, जिस पर लॉर्ड एंसेस्टर बोलते हैं कि अगर एंड्रयू को सच में अपने लोगों की बहुत चिंता है तो वो अपने लोगों को हमारे पास भेज सकता है कैसल में, मैं उन सभी को हैंडल कर लूंगा। उसके बाद लॉर्ड एंसेस्टर बायरन को बोलते हैं कि सिक्के और वेपन्स के अलावा यहाँ से कुछ भी चीज बाहर नहीं जानी चाहिए और यहाँ किसी को अलाउ मत करो जब तक मैं तुम्हें परमिशन नहीं देता हूँ। उसके बाद वो कैसल में घूमते रहते हैं और वो फिलिप के पास पहुंचते हैं और लॉर्ड एंसेस्टर फिलिप से पूछते हैं कि काम कैसे चल रहा है, कैंप की डेवलपमेंट कैसे चल रही है, जिस पर फिलिप बोलते हैं कि बहुत अच्छी चल रही है, जैसे जैसे आपने बोला था वैसा वैसा मैंने करवा दिया, अब सब आपके ऊपर है, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद लॉर्ड एंसेस्टर हल्की से एक लकड़ी बाहर निकालते हैं जो कि एक कैंप के सपोर्ट में लगी हुई थी। जैसे ही वो उसको बाहर निकालते पूरा कैंप नीचे गिर जाता है, जिसके बाद लॉर्ड एंसेस्टर फिलिप को बोलते हैं कि इसको दोबारा से बना दो, जिस पर फिलिप बोलते हैं कि इसमें हमारी पूरी मेहनत लगी हुई थी। जिसके बाद लॉर्ड एंसेस्टर उन्हें बोलते हैं कि मैं तुम सबको एक बात कहना चाहता हूं। उसके बाद हम तंजान में पहुंच जाते हैं, जहां पर जो लॉर्ड एंट्री होता है वो हैदी को घूर घूर के दिख रहा होता है और अपने कार से नीचे उतरता है और अपने महल की तरफ जाता है। वहां पर उसका नौकर उस महल के दरवाजे को खोलता है। वहां पर हमें पता चलता है वो जो सर्वेंट जो कि दरवाजा खोलता है वो एक्चुअली में एक मिस्टीरियस वुमेन होती है, जिसने हाथों में वही वेपन पहना हुआ है जो कि हमें खजाने वाले वेपन में दिखाया गया था। वहां पर लॉर्ड एंसेस्टर सबके सामने एक स्पीच देना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर लॉर्ड एंसेस्टर बोलते हैं कि चाहे हम कोई भी लैंड पर हो, चाहे वो लैंड फर्टाइल हो या ना हो, जो हमारे दुश्मन है वो केवल लालची नहीं रह गए, एक टफ राजा से लेकर मॉन्स्टर्स तक जो कि पता नहीं कहां से आ गए, सब हमारे एनिमी है और हमें नहीं पता कि हमारा अगला दुश्मन कौन बनेगा। और इस खतरनाक मोटिवेशन स्पीच के बाद हमें एक दीवार दिखाई जाती है जिसमें से एक मॉन्स्टर आने की कोशिश कर रहा होता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लव दिस वीडियो और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको नहीं पता तो मेरा एक टेक का चैनल भी है, तो अगर आपको टेक में बहुत इंटरेस्ट है तो आप मेरा टेक का चैनल चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी जाके चेकआउट कर लेना। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।